हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से सोशल फ्रेंड के अपने यूट्यूब चैनल पर। हमारी जो सीरीज़ है वो है हमारी फास्ट ट्रैक स्पोकन इंग्लिश कोर्स लर्न स्पोकन इंग्लिश इन जस्ट 60 आवर्स। मात्र 60 घंटे में अंग्रेजी बोलना सीखे। आज का हमारा उसका 20वां दिन है, 20th डे। और टुडे क्लास, आज की जो क्लास होगी हमारी वो होगी हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। लास्ट क्लास जो थी हमारी वो थी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अगर आप उसको अटेंड करना चाहते हैं तो आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, तो आप उसको व्यू कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को देखते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। जैसा कि हमें पता है कि हर एक टेंस के अंदर 4 प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं। तो वो 4 प्रकार के सेंटेंसेस जो होते हैं, पहला जो सेंटेंस होता है वो हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा हमारा होता है नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा हमारा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और चौथा हमारा होता है नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये 4 प्रकार के सेंटेंसेस हमें हर टेंस के अंदर बनाने होते हैं, हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो इनको जो है बिल्कुल ध्यान रखें। मैं हर टेंस की क्लास में मैं ये चीज़ आपको बार बार बता रहा हूँ। तो आइए इसके फॉर्मेशन की बात करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होगी। तो इसकी जो फॉर्मेशन होगी, अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें, फर्स्ट पर्सन में हमारा यूज़ होता है आई और वी। सिर्फ आई और वी ही हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब में हम फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल का यूज़ करते हैं, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद हमें अदर वर्ड्स लगाने हैं। इसी में यदि हम सेकेंड पर्सन की बात करें तो सेकेंड पर्सन में हमें सब्जेक्ट में यू लगाना होता है, यू का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद हमें अदर वर्ड्स लगाने हैं। उसके बाद अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें तो फॉर्मेशन सेम रहेगी। अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो ही शी इट का यूज़ करेंगे, या फिर अगर कोई नाम है तो वो भी हमारा एक वचन में आता है। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद हम अदर वर्ड्स लगाएंगे। इसी में यदि अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो चेंज कुछ नहीं होगा, सिर्फ हमारा सब्जेक्ट चेंज होगा, बाकी हमारी फॉर्मेशन लगभग सेम ही होगी। सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद हमें अदर वर्ड्स लगाने हैं। और यहाँ पर जो हमारी जो वी आई है वो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और जो हमारे ओ डब्ल्यू हैं वो हमारे अदर वर्ड्स होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, जहाँ पर भी हम ओ डब्ल्यू लिखेंगे वो हमारे अदर वर्ड्स होते हैं। तो अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में पहचान की। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई वाक्य अगर बोला जा रहा है या अगर हमें कोई वाक्य बोलना है तो हमारा वो सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पार्ट है। तो इसकी जो पहचान होती है, इसकी पहचान होती है यदि किसी वाक्य के अंत में गा गे गी आता है तो वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो मेकिंग ऑफ सेंटेंस देख लेते हैं फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की, क्योंकि ये सेम ही होती है, इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा। अफर्मेटिव का देख लेते हैं। अफर्मेटिव में जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि हमें पहले सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हमें अदर वर्ड्स लगाने हैं। तो यहाँ पर हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, मैं जाऊँगा। एक हमने सेंटेंस लिया, मैं जाऊँगा। तो जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो ये हमारा हो जाता है आई शैल गो। तो आई शैल गो क्यों हुआ? क्योंकि अगर हम इसका फॉर्मेशन देखें तो आई हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमने शैल लगाया है, और गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो अगर हमसे कोई बोलता है आई शैल गो तो इसका मतलब मैं जाऊँगा। और अगर मैं जाऊँगा को अगर हमें किसी को इंग्लिश में बोलना है, अगर हम किसी को बोलना चाहते हैं मैं जाऊँगा, और अगर हमें उसको इंग्लिश में बोलना है तो हम उसको बोलेंगे आई शैल गो। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, आई के साथ हमें शैल का यूज़ करना होता है। नेगेटिव में अगर हम बात करें तो इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव में देखते हैं तो ये देखिए इसका जो फॉर्मेशन होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट का यूज़ करना होता है नेगेटिव में, और कुछ चेंज नहीं होगा, बस हमें यहाँ पर नॉट ऐड करना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम अदर वर्ड्स लगाएंगे। एक सेंटेंस देखते हैं, मैं नहीं जाऊँगा। तो मैं नहीं जाऊँगा को अगर हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में
तो ये हमारा हो जाता है आई शैल नॉट गो। तो आई शैल नॉट गो क्यों हुआ, क्योंकि आई हमारा सब्जेक्ट है, शैल हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट हमने इसलिए लगाया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, और गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। ये देखिए आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, शैल हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट हमने इसलिए लगाया क्योंकि नेगेटिव है, और गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो ये हमारी फॉर्मेशन हो जाती है। इसी प्रकार से अगर हम इसको इंटरोगेटिव में देखते हैं तो इंटरोगेटिव में हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब हमें सब्जेक्ट से पहले लगानी होती है, और वैसे हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, लेकिन इंटरोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। तो एक सेंटेंस ले लेते हैं हम यहाँ पर, क्या मैं जाऊँगा। क्या मैं जाऊँगा को अगर हमें बोलना है, इंग्लिश में बोलना है, तो इसको हम बोलेंगे शैल आई गो। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर अफर्मेटिव होगा तो आई शैल गो, और अगर इंटरोगेटिव हो जाता है तो शैल आई गो, क्योंकि उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसी को अगर हम चौथी फॉर्म में देखते हैं, मतलब नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव में देखते हैं, तो नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव में हमारी जो फॉर्म होती है, जो फॉर्मेशन होगी, वो हमारी होगी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इंटरोगेटिव भी है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आएगी, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हमें नॉट लगाना है, उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारे अदर वर्ड्स आएंगे। तो एक सेंटेंस देख लेते हैं हम, क्या मैं नहीं जाऊँगा। तो क्या मैं नहीं जाऊँगा को अगर हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम इसको बोलेंगे शैल आई नॉट गो। क्या मैं नहीं जाऊँगा, शैल आई नॉट गो। तो यहाँ पे ये देखिए इसका जो फॉर्मेशन है, शैल हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, नॉट क्योंकि नेगेटिव भी है, और गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो अगर कोई हमसे बोलता है क्या मैं नहीं जाऊँगा, तो हमें बोलना है शैल आई नॉट गो। उसके बाद अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन में हमारा क्या होगा, थर्ड पर्सन में हमें विल का यूज़ करना होता है हेल्पिंग वर्ब में। ही शी इट अगर हमारा एक वचन है तो उसमें हमारे जो अफर्मेटिव होगा तो उसमें हमें सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हमें अदर वर्ड्स लगाना है। फॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं होगा, फॉर्मेशन सेम रहेगी। और अगर हम बहुवचन की बात करें तो बहुवचन में भी फॉर्मेशन हमारी सेम ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, सेम हमारी फॉर्मेशन रहेगी। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हमें अदर वर्ड्स लगाने हैं। तो आइए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अफर्मेटिव में थर्ड पर्सन का एक एग्जांपल देखते हैं हम एक वचन में। तो एक वचन में हमारा जो एग्जांपल होगा वो होगा वह जाएगा। तो क्योंकि हमने बोला कि थर्ड पर्सन के लिए बात कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन में हमारा ही शी इट आता है, तो यहाँ पर जो आया है वह जाएगा। तो अगर हम इसको बोलते हैं तो ये हमारा हो जाता है ही विल गो। ही विल गो को अगर हम देखें तो ये हमारा होता है, ही हमारा सब्जेक्ट होता है, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इसी को अगर हम देखते हैं बहुवचन के लिए तो बहुवचन में हमारा क्या होगा, वे जाएंगे। वे जाएंगे को अगर हमें इंग्लिश में बोलना है तो ये हमारा हो जाएगा दे विल गो। दे विल गो हमारा इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा वे जाएंगे। तो इसको अगर हम देखते हैं तो दे हमारा सब्जेक्ट होता है, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, और गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इसके बाद अगर हम थर्ड पर्सन के लिए अगर हम नेगेटिव में देखते हैं तो नेगेटिव में हमारा जो फॉर्मेशन होता है वो सेम फॉर्मेशन रहेगा फर्स्ट पर्सन के जैसा ही। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मेशन बनता है वो हमारा बनता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, उसके बाद हमें नॉट लगाना है, उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम अदर वर्ड्स लगाएंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसी का देख लेते हैं। अगर हम इसको देखें तो वह नहीं जाएगा। तो वह नहीं जाएगा को अगर हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो ये हमारा हो जाएगा ही विल नॉट गो। तो ये देखिए इसका जो फॉर्मेशन है, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट हमारा क्योंकि नेगेटिव है, और गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद अगर हम इसको बहुवचन के लिए देखते हैं तो बहुवचन में हमारा ये हो जाएगा वे नहीं जाएंगे। तो वे नहीं जाएंगे को अगर हमें ट्रांसलेट करना है तो ये हमारा हो जाएगा दे विल नॉट गो। तो इसको देखिए, दे हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, नॉट क्योंकि नेगेटिव है, और गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो वे नहीं जाएंगे मतलब दे विल नॉट गो। इसके बाद अगर हम थर्ड पर्सन के लिए अगर हम इंटरोगेटिव को देखते हैं तो इंटरोगेटिव में जो हमारी फॉर्मेशन फर्स्ट पर्सन की थी वही फॉर्मेशन रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। हमें इंटरोगेटिव में वापस हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम अदर वर्ड्स लगाएंगे। तो क्या वह जाएगा। तो हिंदी में जो पहचान होती है वो यही होती है कि अगर किसी वाक्य के शुरू में क्या आ जाए तो वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, क्या वह जाएगा।
तो जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो ये हमारा हो जाता है विल ही गो। तो विल ही गो क्यों होता है, ये देखिए, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, ही हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें हमने अभी ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं। हाँ, इसमें हमारा सिर्फ सब्जेक्ट है और मेन वर्ब है। तो इसी को अगर हम बहुवचन में देखते हैं तो बहुवचन में हमारा क्या हो जाता है, बहुवचन में ये हमारा हो जाता है, बहुवचन की अगर हम बात करें, बहुवचन सेंटेंस की अगर हम बात करें तो बहुवचन में हमारा हो जाता है क्या वे जाएंगे। क्या वे जाएंगे को हम बोलेंगे विल दे गो। तो अगर किसी ने हमसे बोला विल दे गो तो इसका मतलब हमारा होता है क्या वे जाएंगे, या फिर अगर हमें क्या वे जाएंगे को अगर हमें इंग्लिश में बोलना है तो वो हमारा हो जाएगा विल दे गो। तो क्योंकि अगर हम इसको देखें तो विल हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, दे हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव में देखते हैं तो नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव में थर्ड पर्सन में अगर हम एक वचन के लिए देखेंगे तो फॉर्मेशन सेम रहेगा हमारे फर्स्ट पर्सन जैसा ही। और यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस बनता है वो हमारा बनता है क्या वह नहीं जाएगा। एक वचन के लिए तो क्या वह नहीं जाएगा, विल ही नॉट गो। तो विल ही नॉट गो क्यों होता है हमारा, क्योंकि विल हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, ही हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, नॉट क्योंकि हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, और गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसी को अगर हम बहुवचन के साथ देखते हैं तो बहुवचन में भी हमारी फॉर्मेशन सेम रहेगी और हमारी हेल्पिंग वर्ब में भी कोई चेंज नहीं होगा। क्या वे नहीं जाएंगे, तो क्या वे नहीं जाएंगे, विल दे नॉट गो। तो अगर किसी ने हमसे बोला क्या वे नहीं जाएंगे, या फिर अगर हमें किसी के लिए बोलना है क्या वे नहीं जाएंगे, तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे विल दे नॉट गो। तो विल हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, दे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस भी है, और गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो विल दे नॉट गो मतलब क्या वे नहीं जाएंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका। अभी तक हम जो सेंटेंस यूज़ कर रहे थे उसमें हम सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब को यूज़ कर रहे थे, लेकिन ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें हमने सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ के ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स का भी यूज़ करा है। मैं पढ़ाई के लिए स्कूल जाऊंगा, तो मैं पढ़ाई के लिए स्कूल जाऊंगा, तो ये इसको अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो ये हमारा हो जाता है आई विल गो टू स्कूल टू स्टडी। तो सही से देखिए, आई विल गो अभी तक हम यूज़ कर देते सिर्फ मैं जाऊंगा, आई विल गो इतना ही हमारा सेंटेंस हो रहा था। लेकिन अभी हमने जो सेंटेंस लिया है मैं पढ़ाई के लिए स्कूल जाऊंगा, तो ये हमारा हो जाता है आई विल गो टू स्कूल टू स्टडी। तो अभी यहाँ पर ये हमारी क्लास कंप्लीट हो जाती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो यहाँ पर हमारी जो एक एक्सरसाइज बनती है, अगर आप करते हैं तो इसी सेंटेंस को आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के साथ में चेंज करिए और सेंटेंसेस के जितने भी चारों फॉर्म्स होती हैं उसमें बनाइए। तो इसमें ये जो हमारे सेंटेंसेस होंगे वो लगभग 25 सेंटेंसेस हमारे बनेंगे। तो आप उन सारे सेंटेंसेस को पहले आप हिंदी में बनाइए फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के साथ में, उसके बाद आप उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अगली क्लास जो होगी हमारी वो होगी हमारी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। तो ये वाली क्लास थी हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, अगली क्लास हमारी होगी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। स्पेशल नोटिस है, आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं फॉर लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस के लिए, ताकि आपको बात करने के लिए कोई व्यक्ति मिल सके। और दूसरा ये है रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू बैचेस आर ओपन। दूसरे बैचेस के लिए हमारे पास रजिस्ट्रेशन चालू है, जिसमें कि स्पोकन इंग्लिश भी है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है और कंप्यूटर है। तो इनके बैचेस के लिए अभी रजिस्ट्रेशन चालू हैं। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं या अगर आपका कोई फ्रेंड इंटरेस्टेड है तो आप उन्हें बता सकते हैं, तो आप यहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आई होप यू गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे यूज़फुल वीडियोस आप मिस ना करें। और सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो जो आता है तो सबसे पहले आपको मिलने वाला हो सके, आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप जो है आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। और दूसरी चीज़ ये है कि यदि आप प्रैक्टिस मटेरियल लेना चाहते हैं या स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिकल मटेरियल आपको सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगा,
जैसा कि पूरा डिस्प्ले है, पीपीटी है, उसके साथ में हमारा प्रैक्टिकल मटेरियल भी है, प्रैक्टिस मटेरियल भी है। तो यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको वो प्रैक्टिस मटेरियल दे देंगे। हालांकि वो फ्री नहीं है, प्रैक्टिस मटेरियल चार्जेबल है, स्टडी मटेरियल चार्जेबल है। ये हमारा पीडीएफ फॉर्म में होता है। तो आप यदि आप लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप you guys you enjoy it. Thank you. Have a good day.